तो क्या हाल है मेरे डीएलएड वाले दोस्तों, तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। सीटेट भी आने वाला है, तो मैं यहाँ तैयारी कराने जा रहा हूँ थर्ड सेम की। ठीक है, चलो थर्ड सेम तो हो जाएगा। थर्ड सेम के बाद आपका फोर्थ सेम आएगा, वो भी चलो मैं तैयारी करा दूंगा, एक दो लेक्चर डाल दूंगा, आप उससे देख के पास हो ही जाओगे। पर जो मुद्दा आता है वो ये है कि आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद जो होगा सुपर टेट होगा। गणित तो उसमें भी आने वाला है। अगर आप यहाँ पे रट्टा मार के चले जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी बीटीसी कंप्लीट हो जाएगी, सीटेट निकलेगा नहीं, सुपर टेट निकलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे रट्टा ना मारें और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी जगह पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर बेसिक मैथ में दिक्कत है, आपको मैथ में डर लगता है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ बेसिक्स के नाम से पड़ी हुई है, तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, पूरा टोटल बेसिक मैथ का पढ़ाया हुआ है। जैसे डेसिमल हो गया, रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप अगर उसे देख लोगे 2 से 3 बार और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पे पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका थर्ड सेम तो क्या, आपका सीटेट भी निकल जाएगा, सुपर टेट भी निकल जाएगा। मैंने खुद 2 बार सीटेट निकाला हुआ है और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे उसमें। तो मेरी गाइडेंस में चलोगे तो आप मैथ तो मैं आपको करा ही दूंगा अच्छे से। तो चलिए आप बढ़ते हैं थर्ड सेम गणित की तरफ। तो थर्ड सेम गणित में मैं राजन का मॉडल पेपर है, मैं इसके अनुसार ही सवाल कराऊंगा। लघु अति लघु शुरू करा रहा हूं मैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी सवाल आएगा उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा मैं यहीं पे क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो पहला जो सवाल है आपका वो साधारण ब्याज के ऊपर है। देखो, साधारण ब्याज के बारे में मैं 2-3 बात बता देना चाह रहा हूँ। क्या है? नंबर 1, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मूलधन P गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर I। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो बोलता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ। साधारण ब्याज, देखो, साधारण ब्याज मूलधन व मिश्रधन में संबंध बताओ। ठीक है, संबंध क्या है, ये सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या आता है? साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण मिश्रधन या मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका कि ठीक है, तो इन दोनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगला सवाल जो हमारा, ये पहला सवाल के बारे में मैंने बता दिया। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया साधारण ब्याज का। वो क्या करेगा, अब देखिए वो क्या करेगा। वो सवाल में या तो आपको क्या दे देगा, मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा। आपको साधारण ब्याज ढूंढना है।
अभी आ रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, ये सवाल देगा, मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा, आपसे पूछ लेगा साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, तो आप फॉर्मूले रखिएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। वो पूछ सकता है कि मूलधन बताओ, दर दे देगा, समय दे देगा, साधारण ब्याज दे देगा। ठीक है, इस तरह से वो एक चीज़ नहीं बताएगा इस फॉर्मूले में और बाकी 3 चीज़ दे देगा। ऐसे ही अगर इससे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। तो अगली तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा, मूलधन, चक्रवृद्धि मूलधन एक प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन या चक्रवृद्धि मूलधन। ठीक है, ये होता है। अब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अब सवाल में हमारे जो दूसरा पर्सन है उसमें क्या पूछा हुआ है कि हमें बताना है प्रिंसिपल का फॉर्मूला, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। हाँ, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा हुआ है उसमें। देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाता है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आपका फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी किताब में चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो जो सवाल आ सकता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का भी आ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बताओ, ये बता दिया। उसके बाद वो बोल सकता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, तो सिर्फ इतना लिख के आना जो इस डब्बे में है। अगर वो बोलता है कि जैसे कि आपका सवाल है ये प्रश्न नंबर 3 कि चक्रवृद्धि, तो ये हो गया तो आपका दूसरा प्रश्न। इसमें से तीसरा प्रश्न भी ये है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया, देखो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये आपका तीसरा सवाल है। तो इसी से ही ये 3 सवाल निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जो आपका तीसरा सवाल है उसमें से ये 3 सवाल निकल के आ जाते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इसमें से, या फिर ये पूछ सकता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का बताओ। ठीक है, तो तीनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है, या इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन दे देगा, मूलधन दे देगा, ये पूछ लेगा, हमें सीधा सीधा घटा के लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में या चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि के बारे में। अब प्रश्न नंबर 4 है रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, जब कोई हमने पैसे लिए, ठीक है, कोई पैसे हमने ब्याज पे लिए, उस ब्याज पे लिए 1 साल बाद वो पैसा तो हमें देना ही है और जो ब्याज हुआ वो भी देना है। ठीक है, तो अगले साल ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और जो उससे अगले साल है तो इस पे ब्याज लगेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ब्याज तो हमने लिया था, ब्याज पे पैसे, ये ब्याज लगा और ये इन पे सब पे ब्याज जो लगा, तो ये जो हो जाता है ये रूपांतरण हो जाता है। ये इस लैंग्वेज में आप इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। उसके बाद क्या है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो ये है लाभांश शेयर नॉमिनल वैल्यू, मतलब कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो हमारा छठा सवाल है उसमें दिया हुआ है कि सेट है एक, समुच्चय ए है जिसमें ये सब नंबर्स है, समुच्चय बी है जिसमें ये सब नंबर्स है, और आपके जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कि ए ओ बी बताओ। तो ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, वो है ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ठीक है, ये सही सवाल है, जो आपके पेपर में आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब ये होता क्या है,
देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में क्या है। अगर हम मान लो ये A है, ये B है, A के सारे नंबर इसमें लिख दें हम। मैंने लिख दिया 5, 9, 13। तो पहले वाले में लिखा 2, 3, 7, 11, दूसरे वाले में 1, 17, 21। ठीक है, तो जो नंबर दोनों में आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे दोनों में आ गए, ठीक है, ये दोनों में आ गए तो ये हो गया 5, 9, 13 हो गया A इंटरसेक्शन B। इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी देते हो तो अच्छा है। देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ऐसे भी आप देख के A इंटरसेक्शन B कितना हो गया 5, 9, 13, जो दोनों में है वो इंटरसेक्शन हो गया। अब आते हैं A यूनियन B की तरफ। ठीक है, ये सवाल आपकी किताब में आगे है, लघु में ही है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सारा का सारा आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं लिख दूं कि देखो सेट ए लिख दे रहा हूं मैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, ये सेट ए लिख दिया। अब सेट बी लिख दिया मैंने क्या 1, 5, 9, 13, 17, 21। ठीक है, ये दोनों सेट लिख दिए मैंने। ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सारे नंबर लिख देने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हर नंबर एक बार आना चाहिए। तो हर नंबर एक बार आना चाहिए मतलब कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब क्या है 1, 5 हमारा हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17, 21। ठीक है, ये हो जाता है A यूनियन B। ठीक है, तो मतलब कि दोनों सेट लिखने हैं, बस एक नंबर एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाता है A यूनियन B। और A इंटरसेक्शन B वो हो जाता है जो दोनों में कॉमन है, तो उसे इंटरसेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब हो गया कॉमन बताना है, और अगर ये ऊपर को हो गया तो हमें क्या है एक को एक बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो मैंने बताया एक को एक बार लिखना है। ठीक है, अगर मैं एक को एक बार लिखूंगा तो वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है हमारा वो इस तरह से है, इसको हमें भाग करना है 3a से। ये हमारा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक को 3a से भाग कर देंगे। पहले इसको करते हैं 3a से भाग, इसको भी करेंगे पूरे को 3a से भाग, और इसको भी करेंगे 3a से भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे a है, ये a ऊपर क्या है, ऊपर 2a है, तो एक a काट देंगे, एक a बच जाएगा। ठीक है, अब आई 3 की बारी, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 3a। ठीक है, अब इसे यहाँ पे भी एक a है, यहाँ पे एक a है, तो एक a से एक a कट गया। अब ये क्या बचा, 3 से इसे काटेंगे तो 8 3 24, तो बच गया -8। अब इसे काटेंगे तो ऊपर क्या है 3a है, तो 3a में से जब इसे काटेंगे तो कितने बच जाएंगे 2, तो 3 को काट के मैंने लिख लिया 2। अब 3 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो कितना बचा 6 और 2a बचे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3a - 8 6a²। अब इसे क्या करेंगे, जिसके पास ज़्यादा a है उसे पहले लिख लेंगे, 6a² + 3a - 8। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 2 घंटे 15 मिनट का और 45 मिनट का अनुपात बताना। देखो अनुपात का मतलब है 2 घंटे + 15 मिनट का और 45 मिनट का अनुपात बताना है।
तो हमें पता है क्या, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 2 घंटे में कितनी होती है, 60 का दुगुना करेंगे 120 मिनट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 घंटे को हम लिख लेंगे 120 मिनट। ये यहाँ पे हमने लिख लिया 120 मिनट प्लस 15 मिनट बटे 45, इतना हो गया। अब इसे जोड़ लेंगे हम, 120 प्लस 15 कितना हो गया, 135 मिनट बटे 45 मिनट। मिनट से मिनट कट जाएगा, 45 3 90, 135, तो ये आ जाएगा 3/1 आ गया। तो ये अनुपात आ गया 3:1। हमें अनुपात में लेना है, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो हमने नीचे 1 ले लिया, 1 ले सकते हैं, तो अनुपात में आ गया 3:1। अगला सवाल, तो ये सवाल नंबर 8वां सवाल था, ये सवाल 8वां था ये। तो अब 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वें सवाल में क्या है, एंगल OBC दिया हुआ है 40, तो ये दिया हुआ है 40। हमें बताना है एंगल BAC, तो हमें ये बताना है, वही तो हमें ये बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सवाल थोड़ा सा इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है वो ये देना भूल गया कि जो साइड BC है, भुजा BO बराबर है भुजा CO के, ये उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन ये उसे देना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें दिया हुआ होगा। तो ये भुजा जब इसके बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि जब भुजा बराबर होती है तो इनके जो अपोजिट विपरीत एंगल होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब एक त्रिभुज की जो कोण का योग होता है वो होता है 180। त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है, 180। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, देखो इस त्रिभुज का ये कोण जोड़ लिया, ये कोण जोड़ लिया, ये कोण जोड़ लिया, तो 180 आएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ लेंगे हम तो 180 ही आएगा। तो अगर ये 40, ये 40 का है, ये 40 का है, तो 40 कितने हो गए, देखो 40 प्लस 40, और ये मान लिया मैंने x है। ठीक है, तो प्लस x, तो कितने हो गए टोटल 180। त्रिभुज के कोण का योग 180, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 80 प्लस x बराबर 180। तो यहाँ पे x जो कोण है वो निकल गया, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो वो निकल गया 100। ठीक है, तो ये तो निकल गया 100। अब दूसरी बात आती है क्या, कि जब एक ही चाप से 2 कोण निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है BOC, एक निकल रहा है BAC। तो जब एक चाप से 2 कोण निकलते हैं और एक केंद्र पे मिलता है और दूसरा इसकी परिधि पे मिलता है, तो क्या होता है, जो ये बीच वाला कोण होता है, केंद्र वाला, ये दुगना होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। या ये कह सकते हैं जो केंद्र वाला, जो भुजा वाला होता है वो आधा होता है केंद्र वाले कोण के, तो इससे ये आ गया 50 डिग्री का एंगल। तो 10वें की तरफ चलते हैं कि √0.001 का क्यूब रूट बताओ। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो क्या होगा, क्यूब रूट में हम क्या करते हैं कि हमें इसके 3 हिस्से करने होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से सबसे पहले क्या, दशमलव हटाई। तो जब ये दशमलव में हटाऊंगा, मैं ये देखूंगा कितने डिजिट से के इसके बाद कितने डिजिट है या कितने नंबर है। तो ये कितने हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला 1 है उसके बाद 1 2 3 ऐसे 3 0 लगा दूंगा। मान लो मेरे पास होता 5.246, तो दशमलव के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, 1 2 3। तो मैं ऊपर वाला ऐसा कैसे लिखूँगा बिना दशमलव के,
और नीचे क्या करूँगा, 1 लगा के जितने डिजिट है उतने 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया इतने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके 3 हिस्से करने हैं, इस तरह से गुणनखंड करने हैं 3 इक्वल भाग में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 की गुणा, अगर मैं 1/10 से करता हूँ और फिर से 1/10 से करता हूँ तो हमारा ये आ जाएगा। तो जब हम क्यूब रूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 जोड़े बनाते हैं, 3 जोड़े बन जाते हैं तो उसे एक भार लिख लेते हैं। तो ये बराबर हो गया 1/10 के। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। देखो अब इसमें क्या है, इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। कौन सा, एक तो है रूट, क्यूब रूट, ठीक है, और एक हो गया इसमें क्या, डेसिमल। एक हो गया डेसिमल, मतलब कि दशमलव और रूट। इसमें 2 चैप्टर है और दोनों के मैंने एक बढ़िया लेक्चर दिए हुए हैं आधे घंटे के। ठीक है, आधे घंटे के बढ़िया लेक्चर है, उसमें एग्जाम्पल भी है, उदाहरण के तहत समझाया हुआ है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। सवाल है 11वां। इसमें क्या है, हमें क्यूब रूट करने हैं और दोनों गुणा करनी है। तो रूट क्यूब रूट 64 को हम कैसे करेंगे, देखो 64 लिखा हुआ है, तो 64 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 को हम गुणनखंड कर लेंगे उसके। तो 64 लिखा मैंने, 2 से भाग किया तो आया 32, फिर 2 से भाग किया 16, फिर 2 से भाग किया 8, फिर 2 से भाग किया 4, फिर 2 से भाग किया 2, फिर 2 से भाग किया 1। तो जब तक 1 नहीं आ जाता तो हमें भाग करना है। तो अब इसे लिख लेते हैं हम। 64 को हमने लिख लिया, रूट के अंदर ही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसके क्या बनाएंगे, 3 पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बाहर, 2 गुणा 2, ये कितना आ गया 4, बराबर आ गया 4। अब 4 आ गया, यहाँ पे क्या है माइनस का निशान था तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। अगर क्यूब रूट में माइनस का निशान होता है तो माइनस ही आएगा बाहर। ठीक है, अब 7 to 9 का देखते हैं। 7 to 9 का करेंगे अगर हम, ठीक है, 7 to 9 का अगर हम करेंगे, 7 to 9 का हम कर रहे हैं, तो 7 to 9 का करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसे लिखेंगे अब, तो इसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमने लिख लिया। तो ऐसे ही इसका भी पेयर बनाया तो बाहर आ गया 3 गुणा 3, तो ये कितना आ गया 9। अब हमें क्या करना है, ये आया था -4, इसे सोल्व करने के बाद ये आया 9, इसे सोल्व करने के बाद, तो अब क्या हो गया, -4 गुणा 9 करेंगे हम तो -36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो अगर रूट में दिक्कत है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो रूट का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, शानदार लेक्चर है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा उसमें। अगर कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे रूट के नाम से एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो ये 12वां सवाल है। इसमें क्या है, ये ज्योमेट्री का सवाल है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल PQS 35 डिग्री। तो इसे लिखते कैसे हैं, देखो P पे जाएंगे, फिर Q पे जाएंगे, फिर S पे जाएंगे, तो कौन सा कोण निकल गया, ये वाला, तो ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, फिर अगली बात दी हुई है उन्होंने क्या, कि एंगल QRP 40 है, तो QRP कितना है 40, तो हमने इसे 40 लिख लिया। पूछा हुआ है कि तो SPQ बताओ, तो S ये हो गया, P ये हो गया, Q बताओ, तो मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, अगर मैंने बताया था कि कोई आर्क से ये क्या होगी, चाप हो गई एक सर्कल की, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर एक ही चाप से दो कोण बन रहे हैं, देखो एक ये बन गया, इस चाप से एक तो ये कोण बन गया 40 का, और इसी चाप से एक ये बन गया, तो जो भी चाप से कोई भी कोण बनेंगे किसी भी सर्कल की परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे, तो इक्वल होंगे। तो मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये बात समझ में आई? देखो मैंने अभी तक दो बात बताई है। क्या, अगर किसी चाप से एंगल बनता है परिधि पे, तो कितने भी एंगल बना लूं, तो अगर मैं ये एंगल भी बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये भी 40 होगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने बनाया तो ये वाला भी 40 होगा, ठीक है। तो एक बात तो ये बताई मैंने इस सवाल में, और जो मैंने पहले सवाल में बताई थी, क्या कि अगर एक चाप से केंद्र पे कोई एंगल बन रहा है तो वो दुगना होगा उसी चाप से अगर इसके सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, ठीक है। ये दो बात मैंने अभी तक बताई है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, और तीसरी बात क्या बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि अगर ये 40 है, इस चाप से निकल रहा है वो, तो ये वाला भी 40 होगा, क्योंकि ये भी इसी चाप से निकल रहा है। दोनों एक ही घर की पैदाइश है, एक ही माँ बाप की पैदाइश है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए। तो ऐसे ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब बात आती है, वो पूछा हुआ ये वाला, अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं हम। इसके दो कोण हमें पता है, एक 35 का हो गया, एक 40 का हो गया, ये हमें बताना है। हमें पता है तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों कितने हो गए, ये 40 प्लस 35 प्लस तीसरा एंगल जो P है, एंगल SPQ प्लस एंगल SPQ बराबर हो जाएंगे कितने, 180 के। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के तीनों योगों का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना हो गया, 40 और 35 कितना हो गया, 75 प्लस एंगल SPQ, ये कितना, 180। 180 में से ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये 75 इधर चले जाएगा तो ये माइनस का हो गया, ये हो जाएगा 105। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल SPQ 105। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने। अब एक बात बताई थी, देखो मैं फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ये सर्कल हो गया, ये मैं एक चाप ले रहा हूँ इसकी, ठीक है। इस चाप की दो बात मैंने बताई कि ये भाई, ये मान लो ये माँ है, ये बाप है, इसका एक तो लड़का ये है और एक लड़का ये है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। एक बात ये बताई थी। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर मान लो ये है, ऐसे ही यहाँ पे भी माँ बाप है। अब ये क्या है, ये छोटा लड़का है क्योंकि ये केंद्र तक ही गया है, ठीक है, ये केंद्र तक गया है, और ये दूसरा बड़ा लड़का है, ठीक है। अब जो छोटा लड़का है उसे प्यार ज़्यादा मिलेगा, प्यार कितना मिलेगा, दुगना प्यार मिलेगा। तो ये इसका 2 थीटा मतलब इससे दुगना हो जाएगा, दुगना प्यार मिलेगा इससे, तो ये इसका एंगल जो होगा दुगना होगा। तो अगर हमें ये दिया हुआ है पेपर में, तो इसका हमें तुरंत आधा कर देना है। अगर इसी चाप से निकल रहे हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, तो इसे आधा कर देना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैथ का जो आधार है, जैसे पावर, दशमलव, डेसिमल या रूट या फिर बोर्ड मास, इनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है अभी भी, तो जाइए वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई अगर रट्टा भी मार लोगे आप, तो कितना मार लोगे, चलो ठीक है, 3rd सेम में आपने रट्टा मार के पास हो गए, उसके बाद 4th सेम भी आने वाला है, उसके बाद क्या है, सीटेट भी आने वाला है, उसके बाद फिर सुपर टेट भी आने वाला है। तो इससे बढ़िया है, अभी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो और ये सीख लो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।